अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वायरसेस। आप लोगों के दिमाग में क्या आता है वायरस को सुन के? क्या वायरसेस क्या चीज़ होती है आप लोगों के आम रूटीन में? मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं ना ज़रा कि वायरसेस जब आप लोग सोचते हैं यार वायरस होता है, क्या होता है वायरस? एक तो वायरस कंप्यूटर वाला होता है, एक वायरस हम लोग किसी को छेड़ने के लिए कह रहे होते हैं और यार क्या आप वायरसों वाले काम कर रहे हो। तो ये कहानियाँ बनी हुई हैं हमारे माशरे में कि वायरस का जो वर्ड है वो एक अच्छा वर्ड नहीं समझा जाता। तो मैं वही आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अब तक वायरस को क्या समझते आए हैं, ताकि मैं आप लोगों को फिर उसके बारे में बताऊंगा कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो ठीक है, और उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों? सो कुछ कमेंट्स ज़रा आपकी तरफ से हो जाएं कि आपके दिमाग में क्या आता है कि वायरस क्या होते हैं, वायरसेस करते क्या हैं, और वायरसेस कहाँ पे होते हैं, और वायरसेस का इस दुनिया में क्या क्या अहम किरदार है। सो वो किरदार अच्छा है या वो किरदार बुरा है, वो सारा मन आपने हमारे साथ शेयर करना है। तो शेयरिंग्स हमें आ गई हैं। पहला हमें शाहनूर ने कमेंट किया कि वायरसेस बहुत स्मॉल हैं। उसके बाद हमें कमेंट आया जी वायरसेस कोई भी सब्सटेंस है जो हार्मफुल है। उसके बाद हमें नॉन सेलुलर इन्फेक्शन का नाम दिया गया। हैदर ने इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहा है। बिल्कुल आप लोग सारे ठीक बता रहे हैं। बैड सिम्टम्स, वाह, एक बच्चे ने कमेंट किया जी बैड सिम्टम्स जिसकी वजह से हो उसको हम कहते हैं वायरसेस। और आपको क्या लगता है वायरस क्या होता है और क्या करता है? मैं आप लोगों के सामने कमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने स्क्रीन खुली हुई है और आप लोगों के तमाम कमेंट्स मुझे शो होते हैं। हाँ जी, तो बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वायरस क्या होता है। क्यों जी, बस इतनी बात नहीं पता है? वायरसेस पॉइजन होते हैं। अच्छा जी, जहर होता है। बुक से देख के बता रहे हैं। कोशिश करें वो बताएं जो आपको हिस्ट्री के मतलब पता है। बुक से देख के तो हर कोई बता देता है। सो डोंट कॉपी द इंफॉर्मेशन ऑफ बुक। जो बुक में लिखा है वो नहीं बताना, जो आपको फील होता है वो बताना है। ठीक है? इस तरह के कमेंट्स ना करें। आप लोग पर्सनल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। पर्सनल जो क्वेश्चनिंग है वो पर्सनल नंबर्स पे करें। ये क्लासरूम है, यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं पूछना कि आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए। सो बी प्रोफेशनल एंड बी विजिलेंट, डोंट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाकी बच्चे भी इस तरह के कमेंट्स रीड करेंगे तो वो भी डाइवर्ट होंगे। ठीक है? अच्छा, माशाल्लाह दूसरा स्टूडेंट भी इतना सियाना है कि वो उसका आंसर दे रहा है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपने नेक्स्ट टाइम इस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं करनी, अदरवाइज आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलें जी, अब मैं आपको वायरसेस की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि वायरसेस जो है पुराने वक्त में सदियों पहले की बात है। अगर मैं बात करूं लुइस पास्चर से पहले की बात है, तो वायरस को ना वाकई एक जहर समझा जाता था कि वायरस एक पॉइज़न है, एक जहर है, उसके अलावा वायरस कुछ भी नहीं है। ठीक है? आज मैंने आपको बस हिस्ट्री ही सुनानी है। तो लेकिन जो आज वायरस की डेफिनेशन है वो उस बात से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो आजकल तो वायरस के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल स्टडी हो चुकी हुई हैं कि हम लोग खुद हैरान हैं कि इतने छोटे वायरसेस को इतनी ज़्यादा हमने किस तरह से स्टडी कर ली। और आमतौर पर हम जो वायरसेस की डेफिनेशन करते हैं वो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि वायरसेस की डेफिनेशन ये है। वायरस का वर्ड विनोम से है, पहली बात तो ये याद रखनी है आपने। दे जस्ट लाइक पॉइजनस फ्लूइड। विनोम का लफ्ज़ी मतलब क्या है? पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला फ्लूइड है। ठीक है? ये तो हो गया हमारे पास विनोम, और विनोम से वर्ड वायरस बना दिया गया। होता क्या है? ये एक ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, इन्फेक्शन पैदा करने वाला पार्टिकल, वो पार्टिकल जो इन्फेक्शन पैदा करता है, और इसके अंदर विच कंटेन डीएनए या फिर आरएनए, इनमें से एक न्यूक्लिक एसिड इसमें मौजूद होता है, और साथ में प्रोटीन मौजूद हो, साथ में प्रोटीन मौजूद हो,
और इनकी जो रिप्रोडक्शन है, जो इनकी रेप्लिकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स में होती हो। सेल्स के बगैर इनकी रिप्रोडक्शन ना हो सकती हो, ऐसे पार्टिकल्स को वायरस कहते हैं। सेल कौन से होंगे? 3 तरह के सेल्स आपको बता रहा हूँ, एनिमल सेल, प्लांट सेल या फिर बैक्टीरियल सेल। ये इसकी मैंने आपके सामने एक कॉम्पैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है। क्या लिखी है जी? ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ऐसा इन्फेक्शन पैदा करने वाली एंटिटी है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर डीएनए आरएनए हो, साथ प्रोटीन हो। बना के चेक करते हैं। अगर एक रॉड लाइक वायरस है, रॉड लाइक, तो 2 चीज़ें होंगी। ये बाहर जो मैंने इसका पोर्शन बनाया है, ये इसका कोट है, ये इसका क्या है? कोट है, और ये कोट प्रोटीन का बना हुआ है। सो इट इज़ नोन एज प्रोटीनेशियस कोट, जिसको मैं शॉर्टकट प्रोटीन कोट लिख रहा हूँ। पता चल गया सबको? बना लें। इसके अंदर आपके सामने मैं बना रहा हूँ डीएनए। क्या बना रहा हूँ? डीएनए। ये इसका कोर है, एंड कोर कंटेन न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए या आरएनए में से एक हो सकता है। ये मैंने एक सिंपल सा वायरस आपके सामने बनाया जिसकी शेप रॉड लाइक है। जिसकी शेप कैसी है? रॉड लाइक है। इसमें देखें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अंदर कोर नज़र आ रहा है जिसमें डीएनए है, और बाहर एक कोट है जो प्रोटीन का बना हुआ, जिसको प्रोटीनेशियस कोट कहते हैं। करता क्या है वायरस? वायरस कॉज डिजीज़। कॉज कौन कौन सी डिजीज़? एग्जाम्पल लिखते हैं। इससे मशहूर होने वाली बीमारियां स्मॉल पॉक्स है, हेपाटाइटिस है, हेपाटाइटिस के अलावा इन्फ्लुएंज़ा है, इन्फ्लुएंज़ा के अलावा एड्स, और भी बहुत सारी बीमारियां वायरस से होती हैं। 4 आप लोग याद कर लें, 5 कर लें, पोलियो भी कर लें, जो आम तौर पर वायरस से होती हैं। ठीक है? सो तमाम लोग कमेंट करें वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम, ताकि आपको याद हो जाए, आपको भी याद हो जाए, और जो बच्चे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे उनको भी ये याद हो जाएंगे। स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंज़ा, एड्स एंड पोलियो। हरी अप जल्दी से ये आप लोग तमाम बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं इनके नाम कमेंट करें, ताकि आपको ये याद हो जाए। ये वो बीमारियां हैं जो बीमारियां बहुत कॉमन है, आमतौर पर इन्हीं को हम स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, आपको याद हो जाएंगी। स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंज़ा, एड्स एंड पोलियो। ठीक है? एक आपने बात जो याद रखी है इससे पहले, वो कौन सी है कि किस किस सेल के अंदर वायरस की रिप्रोडक्शन हो सकती है। वायरस की रिप्रोडक्शन अकेले नहीं हो सकती। वायरस की रिप्रोडक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो किसी एनिमल सेल में ना जाए, जब तक वो किसी प्लांट सेल में ना जाए, जब तक वो किसी बैक्टीरियल सेल में ना जाए। याद रखें, कुछ वायरसेस एनिमल सेल में जाके अटैक करते हैं, कुछ वायरसेस प्लांट सेल्स को जाके अटैक करते हैं, कुछ वायरसेस बैक्टीरियल सेल को जाके अटैक करते हैं। बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। कुछ लोग बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है। सो यू हैव टू मेमोराइज द वर्ड बैक्टीरियोफेज विच इज़ वायरस, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। ठीक है? बाकी बच्चे नहीं कमेंट कर रहे, आप लोग एक्टिव हो जाएं तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। इतने सुस्त तो कोई भी नहीं होते, जल्दी करें। ठीक है? ले जब मैं आपको बताने लगा हूँ बच्चों हिस्ट्री बताने के लिए आपको याद करवाना चाह रहा हूँ मैं 1796 का एक्सपेरिमेंट जो एडवर्ड जेनर ने किया। इन 1796 वैक्सीनेशन की गई एक बच्चे की जिसकी उम्र 8 साल थी। किसने की?
एडवर्ड जेनर ने। और वो बीमारी कौन सी थी? वो बीमारी स्मॉल पॉक्स थी। उस एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की काउपॉक्स को यूज़ करते हुए। कैसे की? मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ, ध्यान से समझना। उसने काउपॉक्स के पस सेल लेकर बच्चे के अंदर इंसर्ट कर दिए। बच्चा बीमार हो गया। जब बच्चा ठीक हुआ, जब बच्चा 6 वीक्स के बाद ठीक हुआ तो उसको स्मॉल पॉक्स के पस सेल डाले गए, इनोकुलेट किए गए। बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। पहले ही काउपॉक्स के वायरस डाले गए। काउपॉक्स का पस सेल कहाँ से लिया? मिल्क मेड से लिया। मिल्क मेड वो पर्सन हुआ करते थे जो काउपॉक्स वाली काउस की मिल्किंग करते थे। उसके हाथ से पस सेल लेके क्या किया गया? बच्चे के अंदर इनोकुलेट कर दी। बच्चा बीमार हुआ तो जब वो ठीक हुआ ना, 6 हफ्तों के बाद स्मॉल पॉक्स का वायरस दिया, तब बच्चे को कोई बीमारी नहीं हुई। यानी काउ पॉक्स को इस्तेमाल करके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करवाई गई। बाद में पता चला कि ये जो मटेरियल है इसके अंदर तो वायरस था। शुरू में पता नहीं था कि ये वायरस है, ये क्या होता है। खैर, बाद में पास्टर ने इसको प्रॉपर वैक्सीनेशन का वर्ड दिया और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा आम हो गई। ठीक है। नंबर 2, 1884 के अंदर 1884 के अंदर रेबीज़ के ऊपर काम किया गया। पास्टर और उसके जो दूसरे वर्कर थे, रेबीज़ के ऊपर काम हुआ। रेबीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो निकालने की कोशिश की गई। रेबीज़ एक बीमारी होती है। रेबीज़ के अंदर जो एनिमल होता है, डॉग होता है या फॉक्स होती है, वो पागल हो जाता है। वो पागल कुत्ते नहीं कहते, तो ये बीमारी होती है जिसको रेबीज़ कहते हैं। इसके ऊपर रिसर्च करते वक्त आप लोगों ने कभी नोट किया जब बीमारी होती है किसी जानवर को या किसी इंसान को तो सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। रेबीज़ डॉग्स जो थे, जो रैबिड डॉग्स कहलाते हैं, उनके ब्लड को टेस्ट किया गया। जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो ब्लड में से रेबीज़ कॉज करने वाले कॉजेटिव एजेंट्स को अलहदा करने की कोशिश की गई। ये वायरल डिजीज़ ही हैं, ठीक है। रेबीज़ भी वायरल डिजीज़ है। अगर मैं आपके सामने फिल्ट्रेशन करूं ब्लड की, इस नीयत के साथ कि ब्लड के अंदर जो जरासीम है वो अलग हो जाए, तो इसके लिए जो मैं फ़िल्टर यूज़ करूंगा उसका नाम होगा पोर्सलैन फ़िल्टर। पोर्सलैन रिसर्च चल रही है अभी हिस्ट्री के अंदर ना, रिसर्च चल रही है। रिसर्च के अंदर डॉग का ब्लड लिया गया, उस ब्लड को फ़िल्टर किया गया। जब फ़िल्टर किया तो कोई भी जरासीम फ़िल्टर पेपर के ऊपर नज़र नहीं आया। पोर्स में से सारा कुछ पास हो गया। ये पोर्स हैं, पोर्सलैन फ़िल्टर के पोर्स हैं। इसके ऊपर कोई जरासीम नहीं आया, कोई भी। सारा जो मटेरियल था ब्लड वो पास हो गया और ब्लड के अंदर ही कॉजेटिव एजेंट भी पास हो गया। तो पास्टर को ये लगा कि जो रेबीज़ पैदा करने वाला जरासीम है वो इधर आ चुका हुआ है, वो फ़िल्टर हो चुका हुआ है, वो ऊपर शो नहीं हुआ, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो इतना छोटा है, इतना छोटा, बैक्टीरिया से भी छोटा है। आमतौर पर बैक्टीरिया की जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो बैक्टीरिया फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाता है, लेकिन वायरस फ़िल्टर पेपर के ऊपर नहीं आया। वायरस कहाँ चला गया? फ़िल्टर होकर अंदर चला गया। इसी तरह की एक और रिसर्च 1892 पे हुई। 1892 में टोबैको प्लांट के ऊपर रिसर्च हुई, टोबैको मोज़ेक वायरस पे। टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको यानी तंबाकू के पौधे को इन्फेक्ट करता है, पत्तों पे इन्फेक्ट करता है। एवानोस्की साइंटिस्ट का नाम था। उस एवानोस्की ने क्या किया? उसने टोबैको के पत्ते लेके उसको ग्राइंड किया, जूस बनाया, पत्तों का जूस बना के फ़िल्टर किया। उसका भी यही मकसद था कि वो उस जूस में से, उन पत्तों में से जो जरासीम है बीमारी पैदा करने वाले, वो अलग कर ले।
लेकिन बीमारी पैदा करने वाले जरासीम फिल्टर पेपर के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट में भी नहीं आए, वो भी पास हो गए। तो एवानॉस्की ने भी ये बात कन्फर्म की कि ऐसे एजेंट्स हैं जो इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। कितने छोटे हैं? इतने हैं कि वो फिल्टर पेपर से ही क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और आपको फिल्टर पेपर के ऊपर कोई जरासीम नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट हैं। अब कंफर्म करने के लिए कि जो फिल्ट्रेट हमारे पास आया है फिल्ट्रेशन के बाद उसमें कोई जरासीम है या नहीं, एवानॉस्की ने इस मटेरियल को, जो कि फ़िल्टर हुआ है, फिल्ट्रेट आया इसके पास जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया तो फ़िल्टर हो जाना चाहिए था, अगर होता तो कंफर्म हो गया कि कोई बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट को एक्सपेरिमेंट के तौर पर चेक किया गया कि इसमें कोई और जरासीम है या नहीं। हेल्दी प्लांट के ऊपर डाला गया, हेल्दी सेहतमंद पत्तों के ऊपर ये वाला फिल्ट्रेट डाला गया। अब सेहतमंद पत्तों के ऊपर, प्लांट के ऊपर जब ये फिल्ट्रेट डाला गया तो उनको इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब यह है कि इस फिल्ट्रेट में बैक्टीरिया के अलावा कोई ऐसा जरासीम है जो ये वाली बीमारी पैदा करता है, बीमारी भी पैदा करता है और साथ फिल्टर भी हो जाता है। मीन इतना छोटा कि वो फिल्टर हो जाता है, मीन पोर से गुजर कर नीचे चला जाता है, पोर से गुजर कर नीचे चला जाता है। कन्फर्म कैसे किया? इस फिल्ट्रेट को हेल्दी प्लांट के ऊपर जब इनोकुलेट किया गया, हेल्दी पत्तों के ऊपर प्लेस किया गया तो उनको इन्फेक्शन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ है जो बैक्टीरिया के अलावा है और बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो बाद में पता चला कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लिया गया। किससे देख लिया गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है। उसके बाद 1898 में इसी तरह के अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स फुट एंड माउथ डिजीज़ FMD में देखे गए और 1901 में इसी तरह के अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स येलो फीवर में देखे गए पेशेंट के ब्लड में। FMD काउस को होती है, जानवरों को होती है, तो उनके ब्लड में येलो फीवर ह्यूमन को भी होता है, तो वो उनके ब्लड से वायरस देखे गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। लेकिन अभी तक इनमें स्टडी नहीं की जा सकती थी। ब्लड के अंदर वायरस है, कैसे स्टडी करें? हमें वायरस को अलग करना पड़ेगा। जब भी हम किसी की स्टडी करना चाहते हैं, याद है चैप्टर 4 में हमने स्टडी की पिछले चैप्टर में कि अगर हमने किसी सेल के ऑर्गेनेली को स्टडी करना है, न्यूक्लियस को करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को करना है, तो हमें वो ऑर्गेनेली, वो पार्ट सेपरेट करना पड़ता है सेल फ्रैक्शनेशन से। सो अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे वायरस की तमाम कंपोजिशन हमें पता चल जाए, स्ट्रक्चर पता चल जाए, तो हमें वायरसेस को अलहदा करके स्टडी करना पड़ेगा। तो अलहदा कैसे करते हैं? अलहदा 1935 में स्टैनले ने किया। स्टैनले नाम के साइंटिस्ट ने इन वायरसेस की क्रिस्टलाइजेशन कर दी। क्रिस्टलाइजेशन जब किसी भी पार्टिकल की हो जाती है तो वो पार्टिकल प्योरीफाई हो जाता है, उसमें और कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती। तो प्योरीफाई करके हम इन वायरसेस को अच्छी तरह स्टडी कर सकते थे। ये जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया ना कि इनके अंदर प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, DNA है, RNA, ये तभी पॉसिबल है जब क्या किया जाए, जब वायरसेस को सेपरेट करके क्रिस्टल्स बना के आइसोलेट करके स्टडी किया जाए। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमने वायरसेस की क्रिस्टलाइजेशन क्यों की? हमने नहीं की, स्टैनले ने की। तो जवाब क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन से ये प्योरीफाई हो गए और प्योरीफिकेशन के बाद हमें आसानी से स्टडी करने में मदद मिली। और स्टडी कैसे करते हैं? केमिकल एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी कंपोजिशन क्या है। आप कोई क्वेश्चन करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त तक मैं आपको ये कहानी रिपीट कर दूं हिस्ट्री की।
सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री के अंदर वैक्सीनेशन हुई एडवर्ड जेनर की, तब तक नहीं पता था कि पस सेल के अंदर क्या है, सिर्फ यही पता कि भाई वायरस है, ये नहीं पता कि उसके अंदर प्रोटीन है या डीएनए, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ क्या पता है जहर, एक जहरीला मादा है। वैक्सीनेशन हो गई वैक्सीनेशन। अब लुइस पास्चर और उसके जो बाकी कोलीग्स थे उन्होंने रेबीज़ पे काम किया। यहाँ से असल कहानी स्टार्ट होती है। रेबीज़ पे जब काम हुआ, रेबीज़ बीमारी थी, बीमारी कोई भी हो उसका ब्लड टेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है। सो ब्लड की जब हम रिसर्च कर रहे थे, ब्लड की स्टडी कर रहे थे, तो ब्लड के अंदर से बैक्टीरिया हमने अलहदा करना होता है, लेकिन ये ऐसी बीमारियां थी जो बैक्टीरिया से नहीं हो रही थी। सो बैक्टीरिया इनसे निकला ही नहीं, फिल्ट्रेशन की पोर्सलैन फिल्टर से किसी के ब्लड से बैक्टीरिया नहीं निकला। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि ऐसे जरासीम है जो बैक्टीरिया के अलावा हैं। अगर बैक्टीरिया होते ना तो वो पोर के ऊपर नज़र आ जाते, अलग हो जाते। तो बैक्टीरिया तो नहीं थे, बैक्टीरिया नहीं थे तो ये जो फिल्ट्रेट है ये बैक्टीरिया फ्री था। देयर वॉज नो बैक्टीरिया इन दिस फिल्ट्रेट। बैक्टीरिया नहीं है इसका मतलब कुछ और है, समथिंग एल्स। ऐसा जरासीम है जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है। कितना छोटा है? इतना छोटा है कि पोर से भी गुजर जाता है। फिल्ट्रेशन हो गई, पोर से गुजर गया जरासीम, अभी तक नहीं पता चला जरासीम कहाँ गया। खैर, हाइपोथेसिस दिया गया कि जरासीम इस फिल्ट्रेट में है। प्रूव करने के लिए टोबैको मोज़ेक वायरस पे काम किया एवानोस्की ने। उसने इस फिल्ट्रेट को फिर से हेल्दी प्लांट पे इंजेक्ट किया। हेल्दी मीन सेहतमंद। और जब उसने ऐसा किया तो वो बीमार हो गए पौधे, उनको इन्फेक्शन हो गया, पौधों के अंदर बीमारी पैदा हो गई। इसका मतलब फिल्ट्रेट में जरासीम है। फिल्ट्रेशन से वो पास तो हो गया लेकिन है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो उनको देखा गया कि वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोपिक कहने के बजाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कह रहे हैं। बहुत छोटे, इतने छोटे विच कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, विच कैन पास थ्रू। ऐसे पोर से पास कर रहे हैं जहाँ से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। समझ आ गई है? जब बैक्टीरिया नहीं ना पास कर सकते तो क्या मतलब है, वही पास करेगा जो बैक्टीरिया से बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनको देख लिया गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप था वो ये था कि हम इनकी कंपोजिशन बताएं, स्ट्रक्चर बताएं। उसके लिए इनको अलहदा करना था, प्योरीफाई करना था। प्योरीफाई 1935 में स्टैनले ने किया बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसने वायरस के बना दिए क्रिस्टल। क्रिस्टल बनने के बाद बहुत आसान हो गया। क्रिस्टल बनने के बाद काम बहुत आसान हो गया। और फिर ये केमिकल जो है वो एनालिसिस भी किया गया। केमिकल एनालिसिस से प्रूफ हो गया कि वायरसेस के अंदर दो चीज़ें हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सो ये सारी कहानी बेस करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। सारी स्टडी जो है वो देखना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रो। जब तक वो नहीं था ना तब तक हमें वायरस नज़र नहीं आया। हम यही समझते रहे वायरस जहर है, वायरस जहर है, वायरस जहर है। ब्लड को फिल्टर भी करते रहे, कुछ भी ना मिला। तभी मिला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें देखने के काबिल हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चंस का टाइम स्टार्ट हो गया, 2-3 मिनट हैं। अब आप क्वेश्चंस कर लें ताकि मैं उसका आंसर दे दूं। पहला क्वेश्चन किया गया एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल का कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यासीन ने पूछा कि वायरसेस के डीएनए आरएनए सेम होते हैं। नहीं, उनका डीएनए उनका आरएनए मुख्तलिफ होता है, सीक्वेंस मुख्तलिफ होता है डीएनए आरएनए का। उसमें कोई और बेसिस होती हैं, होती वही 3, 4 या 5 हैं, 4 डीएनए की 4, लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज होता है। मुख्तलिफ प्रोटीन बनाने के लिए मुख्तलिफ कोड होते हैं डीएनए में। ठीक है, होता वैसा ही है। क्रिस्टलाइजेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। एक बच्चे ने कमेंट की क्रिस्टलाइजेशन दोबारा बता दें। वायरस के क्रिस्टल बनाना इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। वायरस सेल्स नहीं होते तो वायरस क्या होते हैं, क्रिस्टल जैसे होते हैं, तो उनके क्रिस्टल बनाना इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और कोई सवाल? क्वेश्चन जल्दी से करें ताकि आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, हिस्ट्री में आज 4 बीमारियां डिस्कस हुई हैं। सबसे बड़ी रेबीज़, फिर टोबैको मोज़ेक डिजीज़, फिर
फुट एंड माउथ डिजीज़ और फिर येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस एनिमल हैं? एनिमल नहीं है, ये तो नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो एनिमल को अटैक करता है, प्लांट को अटैक करता है, बैक्टीरिया को अटैक करता है। बैक्टीरिया ईटर वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और कोई क्वेश्चन? ये बैक्टीरियोफेज वाले टॉपिक में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। क्वेश्चनिंग करें जल्दी से, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। पोर्सलैन फिल्टर का साइज इतना होता है कि उससे बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर से पास नहीं होता। बैक्टीरिया के साइज से छोटा होता है और वायरस के साइज से पोर्सलैन का फिल्टर साइज बड़ा होता है। दैट इज़ वाई पोर्सलैन जो फिल्टर पेपर है उससे वायरस क्रॉस नहीं होता, सॉरी वायरस क्रॉस हो जाता है, बैक्टीरिया क्रॉस नहीं होता, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? वायरस को वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। वायरस ए सेल्यूलर है, नॉन सेल्यूलर है, जिसमें सेल नहीं होते, ठीक है। वायरस इज इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। 1 मिनट आपके पास मजीद क्वेश्चन के लिए। ले जी, अगर आपके मजीद क्वेश्चन नहीं है तो हमारा टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप होता है। मैं इंशाल्लाह अब दोबारा आपको बाकी चीज़ें वायरस की मैं ऐसी आपको खसूसियात बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि वायरस अच्छा भी होता है। वायरस अच्छे वायरस भी होते हैं, फ़ायदेमंद दोस्त वायरस भी होते हैं, सिर्फ सारे वायरस जहर नहीं होते। विनोम का लफ्ज़ भी मतलब पूछा मुदस्सिर ने, विनोम का मतलब जहरीला फ्लूइड। 5 किंगडम सिस्टम में वायरस का कोई किंगडम नहीं होता, सेल नहीं है तो इनका कोई किंगडम भी नहीं है। लेकिन जी अब हमारा लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।